हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में बेंको जी के कार्यकाल का महत्वपूर्ण रूप से हम इसमें उल्लेख करेंगे। यानी कि इसमें हम प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत जितने भी आए हुए थे इनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने क्लास 1 और 2 में आपको बता दिया है कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का जो मराठा काल में अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, इसके बाद आता है हमारे सूबा शासन व्यवस्था, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, पुनः मराठा शासन और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। इन सभी का रूपरेखा हमने क्लास 1 क्लास 2 में व्याख्या किया है। उसमें हमने बेंको जी के जीवन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे उसमें बीका जी को अध्ययन किया है। आज हम इसमें बेंको जी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि आज का वीडियो हमारा तीसरा पार्ट है, तो आप दूसरा पार्ट भी अच्छे से देखिएगा, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस कड़ी में हम बात करते हैं कि बेंको जी जो थे वह बिम्बा जी और चिमड़ा जी के बाद इनका नंबर था या तीसरे क्रम का जो है भोसले हैं, जो कि प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत यह जो है सूबेदारों के माध्यम से शासन को संचालित करते हैं। और इनको हम देखते हैं अच्छे से, इसका डिटेल व्याख्या करेंगे, जो CGPSC मेंस और प्री दोनों के लिए काफ़ी आपको बेनिफिट प्राप्त करेगा। तो चिमड़ा जी का जो काल था, दूसरा इनका याद रखेंगे, दूसरा जो सूबेदार था याद रखेंगे चिमड़ा जी भोसले, याद रखेंगे चिमड़ा जी भोसले था उनका। और इनका कार्यकाल जो बहुत कम था, यानी कि 1787 से लगभग 1788 तक इनका कार्यकाल था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको क्रम में आपको मिलाने के लिए देता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। यह बिम्बा जी ने अपने भतीजे भाई मुधो जी के द्वितीय पुत्र चिमड़ा जी को गोद लिया था। बिम्बा जी के मृत्यु के बाद उनके भतीजे चिमड़ा जी ने सत्ता संभाला, किंतु 1788 ईस्वी में उनका रहस्यमय मृत्यु हो गया। बिम्बा जी के मृत्यु के पीछे ऐसी आशंका थी कि चिमड़ा जी के बड़े भ्राता रघु जी द्वितीय का हाथ रहा हो। तो इनके बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। यह बिम्बा जी ने अपने भतीजे भाई मुधो जी के द्वितीय पुत्र चिमड़ा जी को गोद लिया था। तो बिम्बा जी के बाद इनका नंबर आता है, इसको आप याद रखेंगे। बिम्बा जी के बाद का है यह अपने क्या होता है भतीजे, याद रखेंगे अपने भतीजे भाई मुधो जी के द्वितीय पुत्र थे। ठीक है, चिमड़ा जी। तो चिमड़ा जी का गोद लिया हुआ था, किन्होंने लिया था? बिम्बा जी ने लिया हुआ था और उनको शासन दिया हुआ था। तो इनका शासन जो था 1788 तक चला था, 87 से 1 साल चला और रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो गई। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, रहस्यमय मृत्यु हुआ। और इनके बिम्बा जी के पीछे ऐसा आशंका थी कि चिमड़ा जी के बड़े भ्राता रघु जी द्वितीय का हाथ रहा हो। ठीक है, बिम्बा जी की मृत्यु के पीछे ऐसी आशंका थी कि चिमड़ा जी के बड़े भ्राता जो थे रघु जी द्वितीय, उनका हाथ रहा हो। तो आपको इतनी याद रखना है। इसके बाद का जो आपका है याद रखना है, वो महत्वपूर्ण रूप से तीसरा जो है इनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रूप से रहता है। इतने आप याद रखेंगे कि मुधो जी के द्वितीय पुत्र थे और 1788 में इनका रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गया था। और इसमें आप फैक्ट याद रख सकते हैं, दूसरा फैक्ट कि बिम्बा जी का जब 1788 में मृत्यु हुआ था, उनमें हाथ किसका था? तो इसे कह सकते हैं कि ऐसी आशंका था कि इनका जो मृत्यु के पीछे जो आशंका था वह था चिमड़ा जी के बड़े भ्राता रघु जी द्वितीय का हाथ रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चिमड़ा जी के भ्राता, कहानी को समझते चलेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन न हो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी कहीं कहीं आपको उल्लेख मिलता है कि आप पढ़ेंगे कि बिम्बा जी का चिमड़ा जी से क्या संबंध था। तो चिमड़ा जी कौन थे, इसके बारे में आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष मराठा में पहला नाम आता है बिम्बा जी का, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 2 में। आज क्लास 3 में हमने पढ़ा कि चिमड़ा जी भोसले जो थे 1787 से 88 तक इनका शासनकाल था। बिम्बा जी जो थे वो अपने भतीजे भाई मुधो जी के द्वितीय पुत्र चिमड़ा जी को क्या किया था? गोद लिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चिमड़ा जी को उन्होंने गोद लिया था। इसके बाद 88 तक इनका
कार्यकाल था 1 साल चला और रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो जाता है इनका भी। एक बात और कहा जाता है कि बिंबा जी की मृत्यु के पीछे ऐसी आशंका थी कि चिमड़ा जी के भराता रघु जी द्वितीय का हाथ रहा हो। रघु जी यहाँ पर द्वितीय, आप याद रखेंगे कि रघु जी द्वितीय जो थे उनका हाथ हो सकता है, ऐसी बातें था। ये भी चीजें आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर रघु जी द्वितीय आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम चलिए बात करते हैं तीसरा, जो महत्वपूर्ण रूप से आप सभी लोग जानते होंगे। तीसरे जो महत्वपूर्ण रहे हैं व्यंको जी भोसले, आप लोग याद रखेंगे। व्यंको जी भोसले का महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। इनके बारे में हम बात करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि व्यंको जी भोसले का कार्यकाल क्या था। बिंबा जी की मृत्यु के पश्चात भोसला राजकुमार व्यंको जी को छत्तीसगढ़ का राज्य प्राप्त हुआ, जैसे चिमड़ा जी के बाद उनका प्राप्त हुआ, और उसने छत्तीसगढ़ में शासन संचालन में सर्वथा एक नवीन नीति आरंभ की। वह राजधानी रतनपुर में रहकर पूर्व की भांति प्रत्यक्ष शासन करने लगा। तो इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कि यह जो है व्यंको जी था, इनका कार्यकाल कब से कितना तक चला था। तो इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल 1788 से लेकर इनका कार्यकाल 1811 तक चला था। महत्वपूर्ण रूप से काफ़ी अच्छा कार्यकाल था और इनका कार्यकाल लंबा था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, कई बार भी पूछा गया है इस प्रकार की चीज़ें। और व्यंको जी के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने इनकी एक नवीन नीति आरंभ की। इनकी नीति के अनुसार क्या किया। नीति के अनुसार राजधानी रतनपुर में रहकर पूर्व की भांति प्रत्यक्ष शासन करने की अपेक्षा नागपुर में ही रहकर शासन जो है संचालन का निश्चय लिया। इनके अनुसार क्या था, व्यंको जी ने क्या हुआ, नागपुर से ही शासन संचालन करने का निर्णय, ठीक है, निश्चय किया। यह याद रख सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से कि व्यंको जी भोसले जो था इनका कार्यकाल 1788 था, ठीक है, 11 तक चला था। और नीति के अनुसार इनका पहला नीति के अनुसार नागपुर से ही शासन संचालन करने का इनका निर्णय या निश्चय किया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण है, इनके बारे में फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इनका जो फैक्ट है कि नागपुर से ही शासन संचालन करने का निर्णय इनका था। दूसरा फैक्ट है, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इस नीति का परिणाम यह हुआ कि नागपुर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और रतनपुर का राजनीतिक वैभव क्या हो गया, धूमिल हो गया। जबकि बिंबा जी ने कहाँ से शासन किया था, उन्होंने रतनपुर से शासन को आरंभ किया था। लेकिन जैसे ही व्यंको जी का शासन स्टार्ट होता है, इन्होंने क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पूर्व के भांति, जैसे आपने देखा था कि रघुनाथ सिंह और अमर सिंह जो था जब प्रारंभ में किए गए थे, उसी प्रकार से इन्होंने शासन करना निश्चय किया। जिसमें हम बात करते हैं व्यंको जी भोसला का जो शासन है 1787 से जो है 1811 के मध्य चलता है। जैसा कि कहीं कहीं इसमें 1815 भी दिया रहता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। और इनका देखिए हम बात करते हैं तो व्यंको जी यहाँ का शासन सूबेदारों के माध्यम से चलाने लगे और यहीं से छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति अथवा सूबा शासन का सूत्रपात हुआ। दूसरा आप याद रखेंगे कि सूबा जो व्यवस्था है, सूबा का जो व्यवस्था है, सूबा शासन कह सकते हैं, सूबा शासन देखिए व्यवस्था नहीं, सूबा शासन का जो है सूत्रपात कह सकते हैं। किनके द्वारा हुआ, कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है तो आप लिखेंगे व्यंको जी द्वारा। व्यंको जी के माध्यम से ही यह सूबा जो है, इसके माध्यम से सूबेदारी प्रथा ही इसे कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो सूबेदारी का जो है पद्धति कह सकते हैं, तो किसने प्रारंभ किया था, तो व्यंको जी, हमने बताया था। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि व्यंको जी क्या, बिंबा जी किसने किया, तो सू से सूबा आएगा और ब से व्यंको। आप इस प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बी से बिंबा जी भी हो सकता है, बट आप याद रखेंगे कि सूबा का मतलब यह हुआ कि किसी भी सूबे को सूबेदारी करना का मतलब उसमें जैसे कि जमींदारी हो गया या ठेकेदारी हो गया। ठेकेदारी पद्धति को इसमें सूबा के दिया गया और उसी पद्धति को अपनाया गया, इसलिए इसे सूबेदारी कहा गया।
और इसमें पूछा जाता है कि सूबेदारी प्रथा का किसने शुरुआत किया, तो बेंको जी आप याद रखेंगे, इन्होंने ही प्रारंभ किया। कैसे याद रखा, सू से सूबा आएगा और व से बेंको जी। तो इस प्रकार से कैसे भी रिलेट करके इन चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से बेंको जी के बारे में पहला नीति हमने पढ़ा कि नागपुर से शासन संचालन करने का निर्णय लिया, यानी कि रतनपुर छत्तीसगढ़ में इन्होंने नहीं आना चाहा। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे कि नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, नागपुर जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं से शासन संचालन करने का निर्णय किन्होंने लिया, तो बेंको जी ने लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सूबा शासन का सूत्रपात जो है बेंको जी से होता है, क्योंकि वे सूबेदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अब संचालन करने का निर्णय उन्होंने लिया है और यहीं से सूबेदारी पद्धति और सूबा शासन का सूत्रपात होता है। अब बात करते हैं कि भोसला राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार रतनपुर में रहकर छत्तीसगढ़ में शासन करने लगे और यह पद्धति 1818 ईस्वी तक या कहीं कहीं 1811 ईस्वी तक हम बात करेंगे। तो इसमें 1818 दिया है, 1818 तक चला था, ये भी सही है, 1818 तक चला था। तीसरा याद रखेंगे कि जो सूबेदारी प्रथा है, सूबेदारी जो है प्रथा कह सकते हैं या सूबेदारी पद्धति अच्छा शब्द रहेगा, मेंस में भी लिखने के लिए आता है कि बेंको जी के बारे में बताइए, बिंबा जी के बारे में हमें बताइए, उल्लेख कीजिए उनके शासन कार्य में। तो 1818 तक इनका चला था। इस प्रकार की चीज़ें जो है सूबेदारी प्रथा। तो बेंको जी का शासन हमने बताया था कि आपको याद रखना है केवल 87 से लेकर कब तक चला था, 1811 तक चला था। इस प्रकार के 1787 से 1811 तक चला था, जो महत्वपूर्ण रूप से कितने वर्षों का इनका शासनकाल होगा, जैसे कि 11 तो यहाँ हो गए और 13 इधर हो गए। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 24 साल तक चला था। ठीक है, तो इस प्रकार के रिलेट करके क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की एग्जाम में पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि बेंको जी के बारे में। चौथा पॉइंट और आप क्या याद रख सकते हैं, इनका डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1818 तक सूबा शासन चला था, सूबा इन्होंने नियुक्त किया था। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि और क्या चीज़ें इनके बारे में हैं। तक विद्यमान रहा। अपने कार्यकाल के दौरान बेंको जी का केवल 3 बार रतनपुर में आगमन हुआ। तो केवल 3 बार आप याद रखेंगे, केवल 3 बार आए हुए थे अपने कार्यकाल के दौरान, केवल 3 बार आगमन। किनका आगमन हुआ, बेंको जी का। बेंको जी का केवल 3 बार आगमन जो है, केवल 3 बार आगमन बेंको जी का हुआ था। इस प्रकार की चीज़ें था। अपने शासनकाल के दौरान जितने भी उन्होंने शासन किया था, उनका शासन काफ़ी लंबा था। आप देख पा रहे हैं कि 1787 से 1811 तक इनका शासन था। तब तक इन्होंने केवल 3 बार ही आगमन हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ के शासन में व्यक्तिगत रुचि नहीं लिए थे और वे स्वयं को कभी नागपुर की राजनीति से अलग नहीं कर सके और सतत संघर्ष में विलीन रहे और जो मराठा शासन व्यवस्था की आम विशेषता थी, इस प्रकार की चीज़ें चलता रहा। अब बात करते हैं कि सूबा स्वरूप जो था, छत्तीसगढ़ की स्थापित सूबा प्रणाली मराठाओं में उपनिवेशवादी नीति का अंग था, जो कि इनके जनक भोसला राजकुमार बेंको जी थे। ठीक है, और सूबेदार जो है मुख्यालय रतनपुर से रहकर संपूर्ण क्षेत्र का संचालन करते थे और मराठे छत्तीसगढ़ का शासन संचालन करने हेतु सूबेदारों को सौंपकर निश्चित हो गए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जैसे ठेकेदारी देना या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, इस आधार पर छत्तीसगढ़ में शासन का जो शुरुआत हुआ, जिसे हम सूबेदार प्रथा का या सूबेदारी जो है पद्धति कहते हैं, वह बेंको जी के शासनकाल में प्रारंभ होता है, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं लेते थे, यानी कि वे नागपुर से ही शासन को संचालित करते थे। वे छत्तीसगढ़ को रतनपुर से संचालित नहीं करते थे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। 5वां पॉइंट लिखा जाता है कि सूबेदारों का जो नियुक्ति है किस प्रकार से होता है। तो सभी लोग जानते होंगे कि यह पद न तो स्थायी था और न ही वंशानुगत था। तो यहाँ पर कभी पूछा जाता है कि सूबेदारों के बारे में बताइए, तो सूबेदारों का पद क्या था, न तो स्थायी था, न तो स्थायी था और न ही क्या था, वंशानुगत था। इसमें क्या था आपको हम बता रहे हैं, अनुगत था। इसके अंतर्गत चीज़ों को जो है उनकी ठेकेदारी प्रथा के अनुसार दिया जाता था। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था वह सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था और इस पद पर नियुक्त व्यक्ति की राशि वसूल कर नागपुर भेजना चाहते थे। सूबेदार वर्ष में एक निश्चित धनराशि पटाने के लिए जिम्मेदार होता था, इसलिए इसके आय व्यय के आंकड़ों की जांच की व्यवस्था नहीं थी। ये सूबेदार अपने पद पर बने रहने की आकांक्षा से काम करते थे और अधिक आर्थिक अर्जित करने की चेष्टा भी करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि बेंको जी भोसले जो थे रघु जी द्वितीय के छोटे
भाई थे, ठीक है। और 1788 में छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। वेंकोजी छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से शासन संचालित करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर सूबेदारी प्रथा का शुरुआत किया। वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा का शुरुआत किया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 में यूरोपीय यात्री 1790 ईस्वी में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर रायपुर आए थे। 13 मार्च 1795 को मिस्टर J.T. ब्लंट ने रतनपुर की यात्रा भी की थी। तो यह भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि इनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त हुए थे। अब प्रथम सूबेदार की अगर हम बात करें तो अब यहाँ से देखिए हमने सूबेदार की प्रथा का चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हम पढ़ेंगे सूबेदारी प्रथा में कौन कौन से सूबेदार महत्वपूर्ण रूप से थे, उन सभी सूबेदारों को हम डिटेल में व्याख्या करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम बात करते हैं कि प्रथम जो सूबेदार थे उनके बारे में क्या चीज़ें हमको पढ़ने को मिलता है, पदस्थ कौन कौन से सूबेदार थे, उन सूबेदारों को भी हम देखेंगे। पुरसा जी और परसों जी का भी थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद हम जो है सूबेदारों का अध्ययन करेंगे ताकि हम डिटेल में उसका अध्ययन कर सकें। तो हमने चौथा जो है इनका क्रम है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि पुरसा जी और परसों जी जो थे उनका कार्यकाल जो था 1811 से 1816 तक था। कहीं कहीं दूसरा भी दिया जा सकता है, लेकिन आप उसे आसानी से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेट ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर भी आप प्रमाणिक पुस्तक से इसे मिलाने की कोशिश करेंगे। हमने प्रमाणिक पुस्तक से ही लिया हुआ है। इसका प्रमाणिक पुस्तक में दिया गया है 1811 से 1816 तक। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत परसों जी भोसले आए हुए थे, जो 1811 से 1800 तक, इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल का जो अवधि है मात्र कितना है, इनका 5 साल का कार्यकाल रहता है। तो इस प्रकार से आप याद करने की कोशिश करेंगे। वेंकोजी की मृत्यु के बाद नागपुर में शासन रघुजी भोसले के द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया तथा सूबेदारी के माध्यम से सत्ता का संचालन किया। किंतु 22 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र पुरसा जी, ठीक है, जब वेंकोजी का मृत्यु हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, वेंकोजी का जब मृत्यु हुआ उनके बाद कौन सा शासन संभालेगा आपको पता होना चाहिए, रघुजी भोसले द्वितीय, ठीक है। नागपुर के जो शासक थे, मेन शासक थे रघुजी द्वितीय भोसले ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है रघुजी द्वितीय को, ठीक है। रघुजी द्वितीय प्रशासन को अपने हाथ में लेते हैं और इसके बाद इनका भी मृत्यु हो जाता है 22 मार्च क्या है 1816 को, ठीक है, इनका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद फिर कौन आता है आपको बताना है। रघुजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र, इनका पुत्र आता है। इनका पुत्र का नाम क्या है, पुरसा जी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि पुरसा जी जो है या परसों जी, जिसे हम कहीं परसों जी भी है। इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। उर्फ बाला साहब गद्दी पर बैठते हैं, इन्हें बाला साहब भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो आप इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि बाला साहब किसे कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान में देने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण इनका सीरीज रहा है, क्या क्रम रहा है, कैसे और किनके पुत्र थे पुरसा जी। तो आप लोग याद हो गया होगा कि वेंको जी के जैसे ही मृत्यु होता है उसके बाद पुरसा जी जो थे वो किनके बेटे थे, रघुजी द्वितीय। तो रघुजी द्वितीय का भी मृत्यु हो जाता है। पुरसा जी के, वेंको जी के बाद इनका शासन आता है रघुजी द्वितीय का, और इनके बाद रघुजी द्वितीय का जो है जो भोसले द्वितीय थे उनके पुत्र होते हैं पुरसा जी। पुरसा जी का भी दिमागी और शारीरिक तौर पर प्रशासन के लायक नहीं थे। इस कारण मृत्यु के पूर्व रघुजी द्वितीय ने अप्पा साहब वेंको जी के पुत्र को सहयोग करने के लिए कहा था, और जैसे ही पुरसा जी गद्दी पर बैठा तो शासन की समस्त बागडोर अप्पा साहब ने संभालना शुरू किया। किंतु अप्पा साहब ने महत्वाकांक्षा वंश अंग्रेज रेजिमेंट जेनकिंस की समझौता कर षड्यंत्र की योजना बनाई, और अप्पा साहब ने गुप्त रूप से 27 अप्रैल 1816 को अंग्रेजों की सहायक संधि कर ली और 1 फरवरी 1817 को अंग्रेजों के इशारे पर पुरसा जी की हत्या कर देता है। तो पुरसा जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण रूप से बहुत कम था। यहाँ 16 से आप देख पा रहे हैं कितना था, आप देख पा रहे हैं 11 से 16 था। 11 से 16 तक इन्होंने शासन किया था, यानी 5 साल इनका शासन रहा है। इस दौरान क्या था कि पुरसा जी शारीरिक रूप से क्या थे, अक्षम्य थे, या कह सकते हैं कि दिमागी और शारीरिक तौर पर प्रशासन के लायक नहीं थे। इनके बारे में आप याद रख सकते हैं कि पुरसा जी जो थे शारीरिक तौर पर क्या था, इनके प्रशासन के लायक नहीं थे। तो इनके बाद का कहानी यह है कि
इनके जो थे पिता यानी कि रघुजी द्वितीय जो थे इनके पिता, आप याद रखेंगे रघुजी द्वितीय इनके जो है, रघुजी द्वितीय इनके पिता जो है वह आपा साहब को, ठीक है। आपा साहब कौन है? आपा साहब यानी बेंको जी के पुत्र, याद रखेंगे बेंको जी के पुत्र, बेंको जी के पुत्र आपा साहब, याद रखेंगे। आपा साहब को सहायता के लिए नियुक्त किया था कि उनकी सहायता करेंगे शासन संचालन में। तो परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पुरसा जी गद्दी पर बैठते हैं, शासन की समस्त बागडोर आपा साहब ने संभालना शुरू किया, किंतु आपा साहब ने महत्वाकांक्षावंश अंग्रेज रेजिमेंट जेनकिंस की समझौता से, आप इसको याद रखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो आपा साहब उनको संभाल रहे थे, इन्होंने क्या हुआ, अंग्रेज जो थे उन अंग्रेज़ों के नाम हम बता रहे हैं आपको, अंग्रेज जेनकिंस, याद रखेंगे रेजिमेंट जेनकिंस से समझौता कर षड्यंत्र किया, ठीक है। इनका नाम था जेनकिंस, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जेनकिंस की सहायता से, ठीक है, सहायता से पुरसा जी का हत्या कर देते हैं, ठीक है। कब हत्या कर देते हैं? 1816 में। अब देखिए 1816 में आपा जी का शासनकाल आता है। पांचवा जो है महत्वपूर्ण रूप से हमने यहाँ पे ट्रिप से बताया था कि विचित्र व्यंग से पुरुष ने आपा खोया है, तो विचित्र से बिंबा जी, दूसरा चिमड़ा जी, ठीक है, तीसरा बेंको जी का हमने बताया। और इसमें आपा जी के बारे में बताया कि पुरसा जी के बारे में बताया, पुरसा जी का आगमन क्या हुआ, पुरसा जी कौन थे, तो हमने बताया पुरसा जी के बाद उनकी हत्या कर देता है आपा जी, और आपा जी के बाद जो है स्वयं आपा आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1816 में आपा का आगमन होता है। यहाँ पर हम याद रखेंगे आपा साहब, ठीक है। आपा साहब का कार्यकाल कई बार मिलाने के लिए आ जाता है, 16 से इनका 1818 ईस्वी तक चलता है महत्वपूर्ण रूप से। और इसके बाद अपने चचेरे भाई के खून से हाथ रंगा कर आपा साहब ने नागपुर और उनके अधीन राज्य छत्तीसगढ़ का शासक बन गया। उनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ का सूबेदार सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादव दिवाकर थे। 1817 ईस्वी में अंग्रेज सेना और आपा साहब की सेना के मध्य सीमा बरडी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आपा साहब बुरी तरह से परास्त हो गए। और उसके बाद क्या है, जो है महत्वपूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन का अधीन मराठा शासन हो जाता है। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ने की बात करेंगे। आपा जी के बारे में यदि आपको लिखना के लिए आए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आपा जी जो थे वह आपा साहब पुरसा जी को हत्या करके नागपुर और छत्तीसगढ़ के अधीन रतनपुर कह सकते हैं या छत्तीसगढ़ प्रशासन किया। परंतु उसके कुछ ही दिनों के उपरांत या कह सकते हैं 2 सालों के उपरांत जो थे उनके मध्य जो सूबेदार थे सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादव दिवाकर थे। और 1817 में इनका जो है अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तो आप लोग इसको याद रखोगे कि इनका जो युद्ध है वो सीताबर्डी का युद्ध होता है। याद रखेंगे कौन सा युद्ध है? सीताबर्डी का युद्ध होता है। कब होता है? 1817 में सीताबर्डी का युद्ध। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीताबर्डी नहीं सीमा बर्डी की लड़ाई में लड़ी गई, ठीक है, आपा साहब की सेना के मध्य, ठीक है। अंग्रेज सेना यहाँ पर देखिए, अंग्रेज सेना आपको याद रखना है, अंग्रेज सेना बनाम याद रखना है आपको आपा साहब। इनके मध्य जो है आपका युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है उसको हम बता रहे हैं। यह जो है सीमा बर्डी का युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश, याद रखेंगे, ब्रिटिश कालीन मराठा हो जाता है, ठीक है, या कालीन की जगह पर हम अधीन लिखेंगे, ब्रिटिश अधीन। तो ब्रिटिश अधीन मराठा जो होता है 1818 से लेकर 1830 तक चलता है। इस प्रकार के चीज़ें भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग याद रखेंगे कि आपा साहब जो थे अंतिम जो थे मराठा के अंतिम जो शासक थे, उसके मध्य 1817 में अंग्रेज सेना और आपा साहब के मध्य सीमा बर्डी का युद्ध हुआ। उसके उपरांत ब्रिटिश क्या होते हैं? जीत जाते हैं। और फिर से चालू होता है ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, जो 1818 से 1830 तक चलता है। इसके मध्य ब्रिटिश अधीक्षक का काल आता है, उसको हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में 5 ब्रिटिश अधीक्षक थे और उन सभी चीज़ों का किस प्रकार से अध्ययन करना है उन सबको हम देखने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके बीच जो हम बेंको जी का शासनकाल था उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो सूबा थे उन सूबाओं की हम बात करने वाले हैं।
तो इसमें हम अध्ययन करेंगे सूबा व्यवस्था का क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है। सूबा शासन, तो सूबा शासन को एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में क्या डिटेल हो सकता है, सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। पहला हम याद रखेंगे कि सूबा शासन किसने स्टार्ट किया था, तो सू से सूबा और व से बेंको जी, इस प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिम्बा जी भी हो सकता है, पर आप बेंको जी याद रखेंगे, सूबा बेंको जी, क्योंकि बेंको जी ही अधिक शासन किया। और इसका देखिए मेन अवधि जो है इसका हम बात करेंगे, इसका अवधि को हम देखते हैं। 1788 से लेकर 1818 तक का अवधि चलता है सूबा शासन का। और इसका जो है हम बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी कहाँ था इसका अगर हम बात करें तो राजधानी रतनपुर, यानी रतनपुर में संचालन किया गया है सभी चीज़, यानी सूबा है। और इसके सूत्रधार पूछ दिया जाता है, तो सूत्रधार का हमने याद करने का आपको ट्रिक बताया है, बेंको जी, यानी कि सूबा, यानी सू से सूबा हो गया, सूबा व्यवस्था हो गया, और ब से सू से सूबा हो गया, और ब से बेंको जी। इस प्रकार से आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिम्बा जी तो हम जानेंगे नहीं कि शुरू में नहीं किया गया था, तीसरे नंबर का व्यक्ति किया गया था, तीसरे नंबर का व्यक्ति, तो इस प्रकार से केवल आपको बेंको जी पर ही ध्यान जाएगा, इसके बाद कोई और नहीं है ब से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और याद करते चलेंगे। अध्ययन का मतलब यह हुआ कि हमें जो भी पढ़ रहे हैं उसे याद करेंगे। तो सूबा शासन 88 से 18 याद रखेंगे, कब तक चला था, 88 से 18 कितने साल तक चला था, इसको हम डिटेल से थोड़ा व्याख्या करें। तो 18 तो यहाँ पर हो गया, और इसमें से देखिए यहाँ पर 88 है, 12 और 18 यानी कि 30 साल चला था, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो 30 सालों का शासन जो सूबा शासन था, और इस प्रकार से बेंको जी का शासन भी यहाँ पर चला था, और बेंको जी ही ने चलाया था। तो बेंको जी का शासन कब से था, हमने बताया था कि इसको 87 से लेकर 1811 तक बात करेंगे। ठीक है, 1811 तक, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। जबकि 11 से आपको हमने बताया था कि 11 से 16 तक कौन थे, तो आपको हमने स्टोरी में बताया है कि 11 से 16 तक किसका शासन था। बेंको जी की मृत्यु के बाद रघु जी द्वितीय के बेटा जो थे कौन थे, आपको याद होगा, हमने ट्रिक के माध्यम से भी इसे बताया है। तो इस प्रकार से कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट करने या लिख कर पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। तो पुरसा जी थे, पुरसा जी का कार्यकाल 5 साल चलता है। पुरसा जी की हत्या कर देता है आपा साहब, और आपा साहब क्यों हत्या कर देता है, क्योंकि वो अच्छा में था और वो भी महत्वाकांक्षा से शासन करना चाहता था। तो इस प्रकार की चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। और इसके बाद आगे जब कहानी बढ़ता है तो अंग्रेज़ों के मध्य और आपा साहब के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। कौन शहीद होता है, तो हमने बताया है कि सीमा बर्डी का युद्ध होता है। कब होता है, 1817 में होता है। और उसके बाद ब्रिटिश क्या होते हैं, जीत जाते हैं, और उसके बाद का शासन जो होता है वह ब्रिटिश अधीन मराठा का शासन होता है, जो 1818 यानी 1818 से 1830 तक चलता है। तो हमने उसका अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि बेंको जी के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण सूबा का शासन है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ही यह पूछा गया है कि सूबा व्यवस्था का सूत्रधार कौन है, तो आपको सू से सूबा होगा, बस बेंको जी, इस प्रकार से याद रखना है। शासनकाल 88-18, इस प्रकार से सूबा, ब से क्या हो जाएगा, ब जो है 2 ब कर देंगे तो 8-8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे। 17 स से 17 हो जाएगा, और 18-18, ठीक है। ब आ रहा है तो 18-18, इस प्रकार से कुछ करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो सूबेदार शासक नहीं होते थे, अपितु मराठाओं के अधीन अधिकारी या प्रतिनिधि मात्र होते थे। इस प्रकार के टिक के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे। पहला अवधि याद कीजिए, राजधानी कहाँ था, सूत्रधार। तीसरा आप याद रख सकते हैं, सूबेदार कोई जो था, सूबेदार क्या था, शासक नहीं था। याद रखेंगे, सूबेदार क्या, शासक नहीं था, यह मराठा के अधीन कार्य करते थे, मराठा के अधीन कार्य करते थे। हमने बताया है कि ठेकेदारी प्रथा के कारण छत्तीसगढ़ के रतनपुर को यह सूबा मानकर शासन करने के लिए बेंको जी ने एक नया नीति किया। ठीक है, जबकि जो थे बिम्बा जी वो आए हुए थे, इस प्रकार की चीज़ें भी था। बट चिमड़ा जी भी शासन किया, चिमड़ा जी का शासनकाल बहुत ही कम था। अब महत्वपूर्ण रूप से बेंको जी थे, बेंको जी का शासन में उतना रुचि नहीं था छत्तीसगढ़ में, तो वे नागपुर में रहकर शासन किया। नागपुर में रहकर शासन किया तो कैसे किया, उन्होंने सूबा मानकर शासन करना शुरू किया। तो सूबेदारी प्रणाली को इस प्रकार से हम कहानी की स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा हॉल में भी इस प्रकार की चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। मेंस में इसी प्रकार के क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि सूबा शासन के बारे में बताइए, बेंको जी के बारे में बताइए, बिम्बा जी के बारे में बताइए, क्या क्या उनके कार्यकाल थे, उनके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसके बाद बिम्बा जी के कार्यकाल क्या था, उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इन सभी घटनाओं को भी अध्ययन किया जाएगा।
ठीक है, समय समय पर। निम्न इस प्रकार में निम्नलिखित हम देखने वाले हैं। निम्नलिखित सूबेदारों को देखेंगे कौन कौन से सूबेदार रहे हैं। हमने इसको ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश भी किया था, पहले ही क्लास में बताया गया है। दूसरा क्लास भी देखिए, तीसरा क्लास इसमें हम फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको देखना है कि हमने सूबेदारों के कितने थे, सूबेदार कुल कितने हैं आपको बताना होना चाहिए। सूबेदार 8 सूबेदार हुए थे, पहला 8 सूबेदार हुए थे, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर कोड आपको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कोड का आपको बता रहे हैं। हमने कोड के माध्यम से सूबेदारों को याद करने का ट्रिक्स बताया था। ट्रिक्स यह था कि महान भगवान, जैसे कि यहाँ पर देखिए महान भगवान, ठीक है, महान भगवान, ठीक है, महान याद रखेंगे। महान विठल भगवान केशव गोविंद हैं। हमने ऐसे दोहा के माध्यम से याद किया था कि महान विठल भगवान केशव गोविंद हैं, बीबी ने सखाया है, बीबी ने सखाया है। तो यहाँ पर देखिए हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इसको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमने याद किया था सूबेदारों का, किस प्रकार से शासनकाल था इनके बारे में। तो महान से आपको महिपत राव दिनकर, ठीक है, महिपत राव दिनकर आपको एक याद रखना है। दूसरा विठल, दूसरा है विठल, तो विठल को याद रखना है। भगवान है तो भ से भवानी, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। भवानी कालू, ठीक है, विठल जो है राव दिनकर, भवानी कालू। केशव गोविंद हैं, इस प्रकार से हमने केशव गोविंद को यहाँ से ले लिया है, चौथा केशव गोविंद है। बीबी ने सखाया है, यहाँ पर बीबी आ रहा है, इस प्रकार से बीको जी, इस बी से बीको जी आ जाएगा आपका जो है 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर है बीका जी, इसको आपको यहाँ पर याद रखेंगे बीका जी। इस प्रकार से आपको इसको बीका जी के माध्यम से याद रखना है। और इसके बाद आपका आता है सखाराम या सीताराम टाटिया, तो 7वें नंबर पर इसको याद रखना है। और अंत में यादवराव दिवाकर। इस प्रकार से हमने याद करने की कोशिश किया था। जैसे कि आप इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, विट्ठल भगवान मतलब कृष्ण भगवान को कहते हैं। दक्षिण भारत में विट्ठल भगवान रासलीला वगैरह आपने देखा होगा, तो इस प्रकार की चीज़ें कहा जाता है। तो विट्ठल भगवान को क्या है, विट्ठल भगवान को कृष्ण जी को कहते हैं। केशव गोविंद भी किनका नाम है, कृष्ण का जी का ही नाम है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे कि महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं, बीबी ने सिखाया है। किसने सिखाया है, तो बीबी ने सिखाया है। तो यह आसानी से आपको याद हो सकता है। इस प्रकार के क्रम आप याद रखेंगे और क्रम के साथ आपको डेट भी याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के एग्जाम बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम याद करने की कोशिश करते हैं और डेट भी साथ में हम पढ़ेंगे। चलिए इस कड़ी में हम बात करते हैं। पहला हमारा जो था, याद रखेंगे, महिपत राव दिनकर। एक बार हम स्टोरी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम, हमारा ट्रिक्स जो है अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है। सभी चीज़ भूल गए तभी हम ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम इस प्रकार की चीज़ें से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनका कार्यकाल का हम बात करेंगे तो इनका कार्यकाल जो था 1788 से 90 तक था। तो इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि क्रम भी कभी कभी पूछा जा सकता है। 1788 से 90 तक तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे और इनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनका बात करेंगे। यह देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, इस प्रकार से याद रखना है। प्रथम सूबेदार, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ट्रिक्स के माध्यम से भी इसे जान सकते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि 1790 में इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, किनका आगमन होता है, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। ये यूरोपीय थे, आप लोग याद रखेंगे, फॉरेस्टर, फॉरेस्टर, ठीक है, का आगमन। अभी हम ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। कई बार कई यात्री आए हैं, मिस्टर जेटी ब्लंट भी आए हुए हैं, फॉरेस्टर आए हुए हैं, कोलब्रुक भी आए हुए हैं, 3-4 लगभग यूरोपीय यात्री आए हुए हैं। कन्फ्यूजन बना रहता है कि किनके शासनकाल में आए हैं और क्यों आए हैं। आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ था, इनके ही शासनकाल में हुआ था। ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि आनंदीबाई कौन थी, आपको पता होगा, हमने बताया भी था कि बीम्बा जी की 3 पत्नियों में एक पत्नी थी। इनके बारे में स्टोरी हमने बताया था कि आनंदीबाई जो थी वह पति के वियोग के बाद शासन को अपने हाथ में लेती है, जबकि इसमें रामाबाई थी और एक उमाबाई थी। तो उमाबाई क्या हो जाती है,
सती हो जाती है और रामाबाई क्या होती है, जो है रामाबाई पति के वियोग में वन चली जाती है। ये भी चीज़ें हमने बताया था कि उमाबाई क्या होती है, अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर 1787 में सती हो गई। परिणाम स्वरूप उनके रतनपुर में सती चौरा का भी निर्माण करवाया गया है। जबकि रामाबाई पति के वियोग में वन चली गई और आनंदीबाई जो है वह शासन संभाल रही थी। उस समय महिपत राव दिनकर से उनका सत्ता संघर्ष होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्ता संघर्ष किनके जो है शासनकाल का यह द्योतक है, तो यह महिपत राव दिनकर सूबेदार के समय में रहा है। इसके बाद और पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसके शासन में सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में थी। ठीक है, तो आनंदीबाई के हाथों में शक्ति था। इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि फॉरेस्टर आए हुए थे, तो इसके बारे में कैसे याद रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए पत से आप याद रखेंगे, यहाँ पर पता है, इस प्रकार की चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, पता यानी फॉरेस्ट में ही मिलता है। तो इस प्रकार से फॉरेस्टर को याद रख सकते हैं। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल में क्या होता है, पता होता है। तो प यहाँ पर दिया हुआ है, फ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज़ को कैसे याद किया जाता है। तो फॉरेस्टर में पत्ते मिलते हैं। तो इस प्रकार से महिपत राव जो दिनकर थे उनके समय फॉरेस्टर यात्री का आगमन हुआ 88 से 90। इस प्रकार से सीरियल से आप याद करेंगे। प्रथम सूबेदार तो आपको याद ही रहेगा। आनंदीबाई के मध्य इनका सत्ता संघर्ष हुआ, इसको याद रखना है। ठीक है, और इनके हाथों में ही उस शक्ति का केंद्र था। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं कि इनके हाथों में शक्ति का केंद्र रहा है। तो इसको तो आप याद रख सकते हैं कि केंद्र किनके मध्य था। इतनी चीज़ें आपको महिपत राव दिनकर के बारे में लिखना है। कई बार मेंस में भी इस प्रकार की चीज़ें लिखने के लिए आपको आ जाता है। चलिए हम बात करने वाले हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण थे, आप ट्रिक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि दूसरे कौन थे। विट्ठल राव दिनकर, महान विट्ठल भगवान केशव गोविंद हैं, बीबी ने सिखाया है। आप याद रखेंगे, क्रम इसको कई बार पूछा है एग्जाम में और डेट भी पूछा है। तो डेट को अगर हम जो है शुरू से याद रखेंगे, सीरियल से हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो आसानी से याद रहता है और इन सभी चीज़ों को भी हम आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि विट्ठल राव दिनकर जो थे इनका शासन 90 से 96 तक चला था। काफ़ी अच्छा है इनका, 1790 से 1796। तो इस प्रकार का शासन रहा है। इनके बारे में हम डिटेल में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी। चलिए हम बात करते हैं इनका। पहला अगर हम बात करें तो इनके शासनकाल में 1795 में मिस्टर ब्लंट, जेटी ब्लंट का आगमन हुआ। यह महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है, इसको तथ्य को आप लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने पर महत्वपूर्ण रह जाता है। ठीक है, तो इनके समय में क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि फॉरेस्टर जो आगमन हुआ था उनके बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आए हुए थे तो सुबह व्यवस्था के संबंध में उन्होंने प्रकाश भी डाला था और यह यात्री 17 मई 1790 दिन सोमवार को रायपुर पहुंचा था। ठीक है, याद रखेंगे 17 मई, ये जो फॉरेस्टर थे 17 मई 1790 को 10 बजे, याद रखेंगे 10 बजे इनका आगमन हुआ था फॉरेस्टर का। रतनपुर में पहुंचे हुए थे, सॉरी रायपुर में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था ये भी पूछ सकता है कि रायपुर में पहुंचा था कि रतनपुर में। याद रखेंगे कि रायपुर में पहुंचे थे। कब पहुंचा था फॉरेस्टर? 17 मई 1790 को 10 बजे, याद रखिएगा 10 बजे पहुंचे थे। और इन्होंने लिखा था कि राज्य का राजस्व बिम्बा जी के समय में आधी रह गई है, यानी 3 लाख रह गया था। और इस यात्री ने रायपुर के विषय में यह भी लिखा था कि रायपुर एक बड़ा शहर है जहां पर अनेक व्यापारी या धनी व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ एक किला है जिसके चारों ओर एक खाई के रूप में सुंदर तालाब है। जिस तालाब का उल्लेख इन्होंने किया है उसे बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। और इसने आगे लिखा है कि सामान्यतः रतनपुर राज्य का एक सुंदर प्रदेश है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ भारी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार का स्टोरी भी इन्होंने लिखने की कोशिश की थी। चलिए हम दूसरे महत्वपूर्ण सूबेदार की बात करेंगे। दूसरे सूबेदार की अगर हम बात करें तो विट्ठल राव दिनकर का नाम आता है, जो 1790 से 1796 के मध्य इनके शासनकाल चलता है। देखते हैं कि इनके मध्य क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ था और इनके बारे में क्या डिटेल याद रख सकते हैं। तो पहला चीज़ आप याद रखेंगे कि इनके समय में किनका आगमन हुआ था। इनके समय में जो है 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट का आगमन हुआ था। हम याद करने की कोशिश करेंगे। याद रखेंगे मिस्टर जेटी ब्लंट का आगमन हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, पहला तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य आप याद रखेंगे कि परगना पद्धति के जन्मदाता एवं लागूकर्ता
प्रमुख रूप से यही थे। तो इस प्रकार से प्रगना पद्धति की अगर पूछा जाए, यहाँ पर याद रखेंगे प्रगना, एक प्रगना पद्धति के माध्यम से शासन चलाया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रगना पद्धति थे के जन्मदाता। ठीक है, प्रगना पद्धति का जन्मदाता माना जाता है विठलराव दिनकर को, याद रखेंगे। लागू करता थे, इनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? कामा बिस्दार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसका क्या कार्य है कामा बिस्दार का, इससे भी पूछा गया है, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। आप लगातार इसे देखते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस कड़ी में इसके शासनकाल में 1795 में, इसको भी याद रखेंगे। कई बार इसमें पूछा गया है कि कब शासनकाल में आया था, तो 1795 यहाँ पर याद रखेंगे। मिस्टर ब्लंट का आगमन हुआ। ठीक है, प्रगना पद्धति के जन्मदाता कहा जाता है, लागू करता था। इन्होंने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तीसरा तथ्य याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को कितने परगनों में इन्होंने किया था? तो 27 परगनों में विभक्त किया। ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। 27 परगनों में क्या होगा? विभक्त किया गया था। तो चलिए हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दूसरा विठल से आप याद रखेंगे, बी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ब्लंट है। ठल, यहाँ पर ठल आ रहा है, ब्लंट, इस प्रकार से आप रिलेट करें कि ठल या ब्लंट, इस प्रकार की कोई भी चीज़ लिंक होती है तो विठल या ब्लंट, विठल ब्लंट ऐसे करके याद रख सकते हैं। प्रगना यानी कि प्रकाश से आप याद रख सकते हैं प्रकाश। और बिजली एक प्रकाश होती है, बिजली में प्रकाश होता है। इस प्रकार से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि बिजली से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो विठल को प्रगना का शुरू किया और विठल ठल आया तो ब्लंट, इस प्रकार से सही जोड़ी मिलाने के लिए आपको आया जाता है। कामा बिस्दार होता था प्रगना का प्रमुख और छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभक्त किया। ये भी चीज़ें आपको याद हो सकता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ थे और इस परगनों को 27 परगनों में विभक्त करने का कार्य विठलराव दिनकर ने किया है। कई बार मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। चलिए इस कड़ी में हम तीसरे जो थे महत्वपूर्ण रूप से प्रगना पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो प्रगना पद्धति 1790 से 1818 ईस्वी तक चलती रही। प्राचीन प्रशासनिक इकाई गढ़ों में समाप्त कर समस्त परगनों को विभाजित किया गया। पुराने दीवानों और दावों के स्थान पर परगनों में कामा विस्तार, फडणवीस, बडकर, नवीन अधिकारियों का पदस्थ किया गया। ग्राम कोटियों का पद यथावत बना रहा। इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व 2 भागों में विभाजित किया गया था, भूमि कर और अतिरिक्त कर। यह व्यवस्था नागपुर राज्य में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप थी। इसमें राजस्व निर्धारण एवं वसूली आदि कार्य हेतु निश्चित परगनों का विभाजन किया गया, जिसमें राजस्व व्यवस्था में कुछ कसावट जरूर आई थी। तो इसके बारे में इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इस यात्री ने वर्णन में स्पष्ट किया है कि रतनपुर जो था हाईवे कालीन गौरव खो चुका था। नवीन शासन उसके विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। मिस्टर ब्लंट ने लिखा है कि 31 मार्च 1795 को रायपुर पहुंचे। ये 11 बजे पहुंचे थे। आप याद रखेंगे मिस्टर ब्लंट का कितने बजे पहुंचे थे, इनको याद रखना है। 31 मार्च 1795 को याद रखना है। 31 मार्च 1795 को मिस्टर ब्लंट का आगमन होता है और यह पहुंचते हैं 11 बजे रायपुर। 11 बजे आप याद रखेंगे रायपुर। पहला था 10 बजे, ये रायपुर है। रायपुर में 11 बजे पहुंचते हैं और कहते हैं कि व्यापार एवं आबादी की दृष्टि से रायपुर एक बहुत बड़ा शहर प्रतीत होता है, जहां लगभग 3000 मकान थे। और इससे यह पता चलता है कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी न होते हुए भी एक बड़ा शहर था और रायपुर के महत्व को समझते हुए अंग्रेजों ने इसे अपने शासनकाल में राजधानी भी बनाया था। हम उसको बात करेंगे कि अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को, रायपुर को कब जो है राजधानी भी बनाया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको जो है एक बार और याद करते हैं कि महान विठल भगवान केशव गोविंद है, भगवान से भवानी कालू को याद करवाया था। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण सूबेदार का नाम आपको याद रखना है भवानी कालू, इसको याद रखिएगा। भवानी कालू याद रखिएगा इसका कि भवानी कालू हो सकता है। ठीक है, भवानी कालू यह तीसरा सूबेदार है। इसमें हम बात करेंगे कि 1796 से लेकर 1797 यानी कि 1 साल का महत्वपूर्ण कार्यकाल इनका है। सबसे कम समयावधि, इनके बारे में आप याद रख सकते हैं कि सबसे कम समयावधि। ठीक है, सबसे कम समय अवधि इनका होता है। दूसरा पॉइंट आप यह याद रख सकते हैं कि इनकी प्रतिनिधि भेजकर शासन करना चाहा, जब उन्हें अपदस्थ कर केशव गोविंद को भेजा गया। ठीक है, इनने अपना प्रतिनिधि भेजकर, ठीक है, भवानी काली को जब भेजा गया तो इन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। अब सोचिए कि प्रतिनिधि पर प्रतिनिधि भेजा जा रहा है।
ठीक है, प्रतिनिधि भेज दिया इसलिए इसको अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से इनको अपदस्थ करके चौथा जो थे आपको याद रखना होगा, चौथा कौन था? केशव गोविंद है। केशव गोविंद आपको रखना है केशव गोविंद के बारे में। इनका शासनकाल महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। इनका देखिए है 1797 से 1808 तक, महत्वपूर्ण रूप से काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहा है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे कम समय तक शासन किया, प्रतिनिधि अपदस्थ कर दिया, प्रतिनिधि भेजने के कारण, ये चीज़ें याद रखेंगे। चौथा गीत गोविंद जो है केशव गोविंद है, 1797 से 1818 तक इनका शासन चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण क्या चीज़ें थी इनके शासनकाल में। पहला, केशव गोविंद के बारे में आपको याद रखना होगा कि सर्वाधिक समय तक सूबेदार है। तो सर्वाधिक समय तक सूबेदार है, ये चीज़ें आपको याद रखना है, सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा था। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री इसके शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का आगमन, ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है पिंडारी आक्रमणों का रक्षा की थी, ये भी याद रखेंगे। पिंडारी आक्रमण का रक्षा, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, नोट भी बनाते चलेंगे, रक्षा की थी। चौथा पॉइंट इसमें याद रखेंगे, केशव गोविंद ने संबलपुर क्षेत्र जीतकर मराठाओं के क्षेत्र को विस्तृत किया। तो ये एक महत्वपूर्ण है, केशव गोविंद ने संबलपुर को जीतकर मराठाओं का विस्तार किया, ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। चौथा जो केशव गोविंद है, 97 से 8 तक इनका शासन चला, सर्वाधिक समय तक याद रखेंगे, सर्वाधिक समय तक सूबेदार चला था केशव गोविंद का। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आता है। कैसे याद करोगे? कई बार मिलाने के लिए आ जाता है कि केशव गोविंद को कैसे मिलाएं। इसका केशव कोलब्रुक, केशव को कॉल किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, केशव को कॉल किया जाए। ठीक है, केशव को कॉल किया जाए, केशव कोलब्रुक, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, पिंडारी आक्रमण हुआ इनके शासनकाल में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पिंडारी आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ? पिंड, केशव पिंड। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे गाया में जब पिंड वगैरह किया जाता है तो केश को क्या किया जाता है? मुंडन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जब केश का मुंडन कराया जाता है तो पिंड दिया जाता है। जैसे हिंदू रीति में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसे पिंड वगैरह का कार्यक्रम होता है, जिसमें केश को भी मुंडन वगैरह सभी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। पिंडारी का दामन आक्रमण कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे, इस प्रकार की चीज़ों को रिलेट करेंगे। फिर केशव गोविंद ने संबलपुर को जीता था, इसे भी याद रखिए कि संबलपुर को किसने जीता था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो केशव, स यहाँ पर आ रहा है तो स से संबलपुर, इस प्रकार से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। संबल, ठीक है, संबलपुर को जीता था और मराठाओं के जो राज्य है उसके विस्तार को भी आगे बढ़ाया था। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। केशव गोविंद के बाद अब चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण रूप से हमारा जो है पांचवा महत्वपूर्ण रूप से जो है इसके आएगा बीकोजी पिंडरी। इनके जो शासनकाल में है इनके महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलता है। बीकोजी पिंडरी इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नहीं है, कालक्रम के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। 1808 से 1809 तक 1 साल के लिए इनका था। तो इनके बारे में केवल आपको कर्म को याद रखना है महत्वपूर्ण रूप से, जो कि आपको कर्म भी पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे छठे याद रखना है आपको बीकाजी गोपाल, काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका बीकाजी गोपाल। ये इनका कार्यकाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इनके शासनकाल की हम बात करेंगे तो इनका शासनकाल 1809 से लेकर 1817 तक चलता है, काफ़ी लंबा इनका भी है, 6 साल का है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे बीकाजी गोपाल का। चलिए, तो इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है उनके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं।
इनके समय में पिंडारियों की गतिविधियों अपने चरम सीमा पर थी तथा छत्तीसगढ़ में लूटपाट की घटनाएं हुई। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। जब बीकाजी गोपाल आए तो इस काल में राजनीतिक इतिहास का विशेष महत्व है और इस काल में राजनीतिक घटना बड़ी तीव्रता के साथ घटित हुई, जिसमें प्रमुख है पिंडारियों का छत्तीसगढ़ में उपद्रव, छत्तीसगढ़ के भोसला राजकुमार वेंको जी की मृत्यु और उनके स्थान पर अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया था, जैसा हम बात किए थे। रघु जी द्वितीय की मृत्यु और उनके बाद अंग्रेजों के सहायक संधि का होना और परसों जी की आकस्मिक मृत्यु ने नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत तेजी से प्रभावित किया था। और एक अन्य घटना जो दूरगामी प्रभाव की थी वह आरंभ भी इसी समय हुई, वह थी छोटा नागपुर व सरगुजा जमींदारी के बीच संबंध जो है सीमा विवाद का संघर्ष भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखिए आपको डिटेल से अध्ययन करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। पहला चीज़ याद रखेंगे कि पिंडारियों की गतिविधियों में अपने चरम सीमा पर, पहले हमने केशव गोविंद में पिंडारी आक्रमण हुआ था और उसकी रक्षा भी की थी केशव गोविंद ने, परंतु समाप्त नहीं हुआ था, उसकी केवल रक्षा किया था, युद्ध वगैरह नहीं हुआ था और उनको समाप्त नहीं हुआ था। तो पहला चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि इनके समय में क्या है, पिंडारियों, इनके समय में क्या होता है, पिंडारियों का गतिविधियां क्या थी, चरम पर थी। आप याद रखेंगे चरम पर थी, ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि लूटपाट की घटनाएं भी महत्वपूर्ण रूप से था, तो लूटपाट की घटना भी महत्वपूर्ण रूप से हो गया। तीसरा वैलिड पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि सरगुजा रियासत जमींदारी में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का संघर्ष जो है किनके समय में हुआ था, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि जो सरगुजा रियासत का उत्तराधिकार का संघर्ष था वो बीकोजी गोपाल से आप याद रखेंगे सरगुजा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि सरगुजा रियासत में जमींदारी में हस्तक्षेप के जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया किनके समय में हुआ था, तो बीकाजी गोपाल के समय में हुआ था। इनके शासन के दौरान काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता रही, जिनमें से छत्तीसगढ़ के भोसला शासक वेंको जी की मृत्यु भी हुआ था। और महत्वपूर्ण रूप से जो पॉइंट है उन वैलिड पॉइंटों को हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला यहाँ पर याद रखेंगे, पहला याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दौरान काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता रही। छत्तीसगढ़ के भोसला शासक वेंको जी की मृत्यु 1811 में हुआ। इनके शासनकाल में बीको जी के, ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय में, पूरा नाम बीकाजी गोपाल है, ये सूबेदार थे। इनके समय में भोसला शासक याद रखेंगे, शासक जिन्होंने सूबेदारी प्रणाली को जन्म दिया था, यानी वेंको जी का मृत्यु हमने पहले भी डिस्कस किया है। इनका मृत्यु कब होता है, 1811 में हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करेंगे, मृत्यु हुई इन्हीं के समय में हुआ था। दूसरा वैलिड पॉइंट याद रखेंगे कि भोसला शासक रघु जी द्वितीय की मृत्यु भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे कि इनके समय में बीकाजी गोपाल के समय में हुआ था, बीकाजी गोपाल भोसला शासक। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आगामी एग्जाम में पूछे। परसों जी का मृत्यु भी इन्हीं के शासन में होता है, का मृत्यु, यह भी मृत्यु है, इनका भी मृत्यु है। 3 मृत्यु इनके समय होता है, बीकाजी और रघु जी द्वितीय, इनके बाद परसों जी। ठीक है, परसों जी जिसे पुरसा जी कहते हैं। आपा साहब का छत्तीसगढ़ भोसला शासक के रूप में नियुक्त, आपा साहब का जो है इनके समय में हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि नियुक्ति इन्हीं के समय में हुआ था, बीकाजी गोपाल के समय में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजों की सहायक संधि भी हुआ था। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग पर भोसला प्रशासन को कमजोर करने का आरोप भी लगाया गया है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से था, इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, अब बीकाजी गोपाल के बाद महत्वपूर्ण रूप से सखाराम हरी और सीताराम टाटिया की बात करते हैं, जिसके अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो शासनकाल इनका नहीं रहा है, जो महत्वपूर्ण थे हमने बता दिया है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। 7वां, आपको क्रम याद रखना है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। सखाराम हरी, पूरा नाम है सखाराम हरी और सीताराम टाटिया। सीताराम टाटिया आप याद रखेंगे, सीताराम टाटिया। इनका जो है 1817 से 1817 तक है।
मतलब 1 साल इनका कह सकते हैं या 1 साल भी कह सकते हैं। ठीक है। सखाराम हरि की हत्या एक रतनपुर निवासी द्वारा गोली मारकर कर दी गई। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखा जा सकता है कि इनका जो मृत्यु का जो है वह आपको बताना है कि सखाराम का जो है मृत्यु किसके हाथों हुआ था, ये भी चीज़ याद रखें। सखाराम हरि की मृत्यु जो है रतनपुर के एक निवासी के द्वारा कर दिया, ये रख सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे यादवराव दिवाकर। यह जो है 8वां सूबेदार है, यादवराव दिवाकर। इनमें हम क्या बताएं, इनका भी कार्यकाल बहुत कम रहा है। आप याद रखेंगे 1817 से 18 तक इनका शासन चलता है। बीच हम महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। तो बात करेंगे कि यादवराव दिवाकर छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हो गया। पिंडारियों का अंत कब हो गया? 1818 में पिंडारियों का अंत हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दूसरा चीज़ आप इसमें याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश जेनकिंस में सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति किया था। ये याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश जो है रेजिडेंट जेनकिंस ने सूबा शासन को कर ब्रिटिश अधीक्षक शासन का प्रारंभ किया। ये भी चीज़ें रख सकते हैं। आज हमने सूबा शासन के महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लिया है। आने वाले समय में ब्रिटिश शासन के दिन मराठा शासन 1818 से 1830 तक। ब्रिटिश अधीक्षक कौन कौन थे? कैप्टन एडमंड, कैप्टन एग्नू, इसके बाद हंटर, सैंडिस, इसके बाद हमने जो है विल्किंस और क्रॉफर्ड की बात किया है। इन सभी 6 शासकों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पुनः भोसला शासन 1830 से 1854 को पढ़ेंगे, जिसमें ताउतदारी व्यवस्था क्या था, जिलेदार क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद मराठा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदार, कमावेशदार, गोटिया, पटेल, फडणवीस, बरार, पांडे, पंडी पांडे सबके